दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका यूं ही देशों को धमका रहा है? पहले डेनमार्क जो है उसको कहा कि ग्रीनलैंड पर हम अधिकार करेंगे, वहां पर अपने मिलिट्री बेस को तैनात करेंगे। कनाडा के लिए कहा कि हमारा 51वां राज्य 51 स्टेट रहेगा और हमारे फ्लैग में 51वां सितारा जुड़ जाएगा कनाडा के नाम का। रिसेंटली वेनेजुएला को कैप्चर करने की कोशिश की, क्यूबा को धमकी दी। बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके ऊपर अमेरिका ने राज करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। अब तीर जो है वो है ईरान की तरफ। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बार बार यूएसए इतनी धमकियां देता है देशों को, तो क्या उसके पास में कोई दम नहीं है? आज विश्व के अंदर 70% आइलैंड्स है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस तैनात है। मिलिट्री बेस, एयरफोर्स बेस, नेवल बेस, हर तरीके से अमेरिका ने अपने साजो सामान के साथ में पूरे वर्ल्ड मैप को घेर रखा है। जब मैंने ये सर्च किया कि आखिरकार अमेरिका के नेवल बेस कहां कहां पर है, मिलिट्री बेस कहां पर है, तो पूरा मैप भर गया। इसलिए आज अमेरिका की ताकत नजर आती है पूरे विश्व के अंदर कि अगर कोई भी देश कुछ भी बात करे अमेरिका के विरोध में, तो वो अपनी मिसाइल्स को तैनात कर दे और इशारा कर दे कि अब उस देश पर जाकर अटैक करना है। इसीलिए आज कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ नहीं होने के लिए, मतलब अमेरिका के खिलाफ होने के लिए कोई भी कदम जो है नहीं उठाता है। आज इसीलिए हर देश डरता है। आज ईरान को क्यों डर लग रहा है? ईरान को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अरेबियन सी के अंदर ऑलरेडी अमेरिका की मौजूदगी है। चाइना, फिलीपाइंस, डेनमार्क, ये सब देश जो है वो आज अमेरिका से डरे हुए हैं। तो आज हम लोग वास्तविकता जानेंगे कि हाल ही में ब्रिटेन ने भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ठान ली है। ब्रिटेन के पास में एक प्रपोजल आया और प्रपोजल यह था कि अमेरिका ने कहा कि हम लोग ब्रिटेन का एक एयरफोर्स बेस इस्तेमाल करेंगे और साथ ही के अंदर अरेबियन सी के अंदर एक आइलैंड है उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोग ईरान पे, डेनमार्क पे कंट्रोल कर सके, मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल कर सके और साथ ही में ईरान के ऊपर अटैक कर सके। इसीलिए हमको वो आइलैंड्स, वो एयरफोर्स बेस चाहिए। लेकिन कीर स्टारमर जिन्होंने मना कर दिया इसके लिए और यूएसए को ब्लॉक कर दिया कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर ब्रिटिश जो लैंड है इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हालिया में आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक एयरफोर्स बेस है। उस एयरफोर्स बेस को लेने के लिए अमेरिका ने वापस से इच्छा जाहिर की थी और फिर अफगानिस्तान के तालिबान ने यह क्लियर कर दिया था कि हम लोग अफगानिस्तान की भूमि को किसी भी दुश्मन देश के लिए या किसी भी गैर जिम्मेदार देश के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्योंकि अफगानिस्तान की भूमि से अगर कोई भी अटैक होता है तो अफगानिस्तान की बिना इजाजत के वो नहीं हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं बगराम एयरपोर्ट की, और बगराम जो एयरपोर्ट है उसको अमेरिका वापस से लेना चाहता है। चलिए बड़ा विस्तार से समझेंगे कि यूएस जो है, यूएस को ब्लॉक, यूके ने ब्लॉक कर दिया है ट्रंप को, क्योंकि वो आरएएफ मतलब रॉयल एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जो कि नियर है स्वीडन के अंदर, और पोटेंशियल ईरान ट्रैक, मतलब ईरान जो स्ट्राइक है, ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए इजाजत चाहते थे, लेकिन ट्रंप को इनकार कर दिया गया। यूके गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू अप्रूव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू यूज ब्रिटिश एयरफोर्स फॉर पोटेंशियल स्ट्राइक ऑन ईरान। तो जैसे ही प्रपोजल यूके गवर्नमेंट के पास में पहुंचा, कीर स्टारमर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग कोई भी जो एयरफोर्स बेस है उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यूएस ने ऑलरेडी जो है वो गल्फ कंट्रीज, खास तौर पर ईरान के नजदीक अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बनाए हुए हैं। पहले आप लोग को पता होगा कि यूएस का नेवल शिप जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, उसको ऑलरेडी उसने तैनात कर दिया था, लेकिन उसके पीछे पीछे 3 और एयरक्राफ्ट जो शिपमेंट्स हैं उनको भी भिजवा दिया था और उनके ऊपर मिसाइलें तैनात थी। ईरान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर घेर लिया है, अब वो उसको आसमान से भी घेरने को तैयार है। ठीक है, और अमेरिका ने कहा कि वो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग वगैरह करना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है आप लोगों से कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। आप अगर चुनौती लेते हैं अपने जीवन के अंदर तो वो आपके जीवन को बदल सकता है। आज बिना चुनौती के किसी ने भी अपने जीवन को बदला नहीं है। जो अपने जीवन को बदल चुके हैं, जो अपने जीवन को सफल बना चुके हैं, उनके सामने चुनौतियां आई थी। आपके सामने आज चुनौतियां हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एडिक्शन के अंदर है, एडिक्शन में ना भी हो, किसी एग्जाम को क्लियर करने की चुनौती है, बिजनेस को क्रैक करने की चुनौती है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपके फोकस की।
आपकी कंसंट्रेशन की। मैं चाहता हूं कि आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि मैं जो है अपने अंदर कोई भी अगर एडिक्शन होगा तो उसको तो बाहर निकालूंगा ही, साथ ही में अपने टारगेट को भी क्रैक करूंगा, चाहे वो एग्जाम हो या फिर आपका बिजनेस हो। 175 डेज में ये आप वादा कीजिए अपने आप से कि मैं पूरी जिंदगी जो है अब बदल दूंगा, अब बहुत हो चुका है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले इस मैप को आप देखिए। इस मैप के अंदर जब हम लोग इसको जूम करेंगे तो जूम करने के बाद ये है यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम तो यहां पर है, ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके जो है वो ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, और साथ ही में नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, और यहां पर कैपिटल है लंदन। जब वापस से मैं इस मैप को आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि यूके से ग्रीनलैंड की जो दूरी है वो कोई ज्यादा दूर नहीं है, और इसके नजदीक ही यहां पर डेनमार्क भी है। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि मैं अपना एयरफोर्स बेस जो है यहां पर तैनात करूं, जिससे ग्रीनलैंड के ऊपर तो नजर रखी जा सके, साथ ही के अंदर वो ईरान के ऊपर भी क्या करना चाहता है, यहां पर कंट्रोल करना चाहता है। थोड़ा सा और एनलार्ज करते हैं। जब हम लोग देखेंगे कि ये तो है लंदन, और यहीं पर ही यहां पर ही जो है वो अमेरिका अपना एयरफोर्स बेस स्थापित करना चाहता है। थोड़ा और एनलार्ज करेंगे तो आप लोगों को यहां पे पता लगेगा कि ये है RAF फेयरफोर्ड, मतलब रॉयल एयरफोर्स का यहां पर बेस है, और इसी हवाई पट्टी के ऊपर अमेरिका चाहता है कि हमको भी यहां पे एक्सेस दिया जाए। ब्रिटेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। अमेरिका ने 2 टॉपिक्स पे बात की, पहला RAF का जो एयरफोर्स बेस है उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए, और दूसरा यहां पर चागोस जो आइलैंड्स हैं, चागोस एक आइलैंड्स का ग्रुप है, उसके अंदर ही एक दूसरा आइलैंड है, उसके अंदर ही एक दूसरा आइलैंड है जिसको हम लोग कहते हैं डियागो गार्सिया। अमेरिका ये चाहता है कि डियागो गार्सिया अमेरिका को दे दिया जाए या फिर लीज पर दे दे। तो बात यह है कि डियागो गार्सिया पहले अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में ही था। एक्चुअली में क्या था कि ये जो डियागो गार्सिया है ये ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था। ब्रिटेन की एक कॉलोनाइज कंट्री थी, या हम लोग कहें कि आइलैंड था, जिसको ब्रिटेन ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया था अमेरिका को। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया और अब ये वापस से ब्रिटेन के हाथों में चला गया। अब ब्रिटेन का कहना यह है कि मैं इस आइलैंड को वापस से किसको दे दूंगा, मॉरिशियस को दे दूंगा। अब यूएसए ये कहता है कि भाई आप मॉरिशियस को दे दे, लेकिन उससे बढ़िया है कि हमें ही इसको वापस से लीज पर दे दो। ब्रिटेन ये कहता है कि ना तो हम एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल होने देंगे, ना ही हम जो है डियागो गार्सिया इस आइलैंड का इस्तेमाल होने देंगे किसी भी देश के खिलाफ, जब तक कि कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर ना आए, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन कंडीशन ना बन जाए जिसमें जरूरी हो जाए देना, उसके अलावा हम लोग देना नहीं चाहेंगे। तो ब्रिटेन ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। अब ये डियागो गार्सिया एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो यह है कि आप इसका शेप जब देखेंगे तो आपको ये शेप नजर आ रही है। यहां पर हवाई पट्टियां बनाना बहुत इजी है, और यहां पर नेवल बेस बनाना बहुत इजी है, क्योंकि नेवल बेस के अंदर शिप जो है वो तो किनारे पर यहां पर पार्क होता है, और बाकी जो जगह है वो रहने के लिए काम में आ सकती है। इसलिए ऑलरेडी अमेरिका ने इसको काफी लंबे टाइम तक काम में लिया है। तो डियागो गार्सिया की जब हम लोग लोकेशन को देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे डियागो गार्सिया यहां पर है, तो ये इंडिया के ऊपर, ये पाकिस्तान के ऊपर, ये बांग्लादेश के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर और ईरान के ऊपर इजीली यहां से कंट्रोल जो है कर सकते हैं। अगर आप इस मैप के अंदर देखेंगे तो बड़ा बारीकी से काफी कुछ लिखा हुआ है। जैसे इन टेरिटरीज को आप देखिए, यहां पर ये जो आइलैंड्स हैं उनके टेरिटरीज लिखा हुआ है, जैसे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में है। फिर यहां पर आप देखेंगे कि फ्रांस के कंट्रोल के अंदर भी कुछ आइलैंड्स हैं, देखेंगे यहां पर भी देखिए रीयूनियन फ्रांस के कंट्रोल के अंदर है। फिर यहां पर देखिए सेंट पॉल, यहां पर देखिए ये किसके, फ्रांस के कंट्रोल के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड है। यहां पर देखिए कोकोज आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बैरो आइलैंड, ठीक है, क्रिसमस आइलैंड, ये सारे ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल में है। भारत के कंट्रोल के अंदर अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। तो ये जो आइलैंड्स है वो भारत के कंट्रोल में है। और इसमें से ये जो टेरिटरी चागोस आइलैंड की आप लोग देख रहे हैं, इसी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, और उसके ऊपर अमेरिका जो है वापस से अधिकार जमाना चाहता है। ठीक है, इसको लेकर यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इनकार कर दिया कि भाई हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
अब एक्चुअली में क्या है कि ये पूरा मामला चल रहा था और ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया यूके को, और इस बीच दोनों के बीच में तनातनी होती है डियागो गार्सिया को लेकर। और जब अमेरिका की बात ब्रिटिश ने नहीं मानी, इनकार कर दिया, तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उनको ठेस पहुंचा कि हमको कैसे मना कर दिया। आज पूरे विश्व के अंदर 70% आइलैंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिकन बेस तैनात है। अब बात करें चागोस आइलैंड्स को लेकर, तो एक्चुअली में ब्रिटेन प्लान्स टू हैंड द चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। अब ब्रिटेन का ये प्लान है कि वो मॉरिशस को इसको क्या कर देगा, हैंडओवर कर देगा, ताकि मॉरिशस इसको काम में ले सके। लीज बैक डियागो गार्सिया फॉर 99 ईयर्स एट द रिपोर्टेड $35 बिलियन, मतलब वापस से लीज बैक पर वो मॉरिशस को दे देगा। कितने समय, कितने 99 ईयर्स के लिए $35 बिलियन, ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड के ऊपर। तो एक्चुअली में यूएसए ये कहता है कि भाई हमें दे दीजिए, आप मॉरिशस को दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि हमको दे दीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पर कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी वाइटल रोल जो है वो अदा करता है। तो अमेरिका को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब जब ये अमेरिका को नहीं मिल रहा है तो फिर आप ट्रंप को जानते ही हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, तो वो क्या कहना शुरू करता है, डू नॉट गिव अवे डियागो गार्सिया। तो डियागो गार्सिया को देने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो आज ब्रिटेन की होगी, और ऐसा करते हुए वो यूएसए के साथ में दुश्मनी मोल ले लेगा। जब हमने सर्च करने की कोशिश की कि आखिरकार अमेरिका के कहां कहां पर नेवल बेस है, कहां कहां पर एयरफोर्स बेस है, तो वर्ल्ड का मैप पूरा भर गया। तब जाकर यह समझ में आया कि आज अमेरिका अपनी ताकत इतनी क्यों दिखाता है, क्यों इतना उछलता है, और किसी भी देश से डरने से वो इनकार करता है, क्योंकि वो हर देश के नजदीक बैठा हुआ है। भले ही उसकी जो भूमि है, लैंड है, वो दूर हो, लेकिन वो हर देश के नजदीक कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि जापान के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन है अमेरिकी यूएस मिलिट्री का, तो वो कहां पर है, जापान के अंदर, जहां पर 120 बेस अराउंड द आर्किपेलागो सिंस द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेकर आज लगभग 120 बेस जो है जापान के अंदर बनाए हैं। जर्मनी के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है ऑफ ऑक्यूपाई यूएस ट्रुप्स विथ 33,000, ऑलमोस्ट 34,000 ट्रुप्स वहां पर है, और 119 बेस जो है वो जर्मनी के अंदर है। फिर साउथ कोरिया के अंदर लगभग 26,000 ट्रुप्स है, और 73 बेस जो है वो कहां पर है, साउथ कोरिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं अ ह्यूज नंबर। आज इंडिया के किसी दूसरे देश के अंदर मुश्किल से मुश्किल से 1 या 2 होंगे, लेकिन आज अमेरिका ने हजारों की संख्या के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने मिलिट्री बेस और एयरफोर्स बेस जो है वो तैनात कर दिए हैं। इसीलिए आज अमेरिका अपनी पावर को दिखाता है और हर देश की तरफ आंख उठाकर देखता है, और किसी दूसरे देश की यह हिम्मत नहीं होती कि वो अमेरिका का मुकाबला कर ले। अब कहानी आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स हमारा बड़ा जबरदस्त है। इसमें मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने वर्क के अंदर काफी एफिशिएंसी ला सकते हैं, साथ ही के अंदर अपने काम करने के तरीके के अंदर चेंज कर सकते हैं, अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि काम करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने काम करने के तरीके के अंदर एक एफिशिएंसी लेके आए। 30 टेक्निक्स आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, सीखें इनको। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का आप लोग हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। चाहे आपको एग्जाम क्रैक करना हो, कोई एडिक्शन आपके अंदर हो उसको खत्म करना हो, या फिर बिजनेस क्रैक करना हो, तो चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज ही है, चुनौती ही होती है आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।